स्वर संधि के परिभाषा पूछे तो हम क्या कहेंगे? अब शब्द से परिभाषा बोल रहा हूं, इतनी देर हम लॉजिकों की बात कर रहे थे, इसके तथ्य को समझने की बात कर रहे थे, अब इसकी परिभाषा बता रहा हूं आपको विस्तार से। क्या स्वर संधि किसे कहते हैं? यदि स्वर के साथ या यदि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का योग हो और कोई बदलाव होता है। यदि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के योग से कोई बदलाव होता है, यदि स्वर वर्ण के योग के साथ स्वर वर्ण का योग हो और उसमें कोई बदलाव होता है तो वहां स्वर संधि होगी। थोड़ा सा और इसको छोटा करना चाहें तो आप कह सकते हैं स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? स्वर संधि। और इस बदलाव में या इस स्वरों का योग जो होता है, उस योग के आधार पर स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। दूसरा प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो हमेशा जवाब कितना आएगा? 5। कितने भेद होते हैं? 5। यदि आपको इन 5 भेदों के नाम भी पूछ लिए जाए तो आपको घबराना नहीं है, नाम हमें बहुत अच्छे से पता चल चुके हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यदि आपसे पूछे जाएं क्या कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो पहला जवाब होगा स्वर के साथ स्वर वर्ण के योग को स्वर के साथ स्वर वर्ण के योग से होने वाले बदलाव को स्वर संधि कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दूसरी अत्यावश्यक बात यदि आपसे पूछ ली जाए क्या कि स्वर संधि के भेद कितने होंगे, तो जवाब होगा 5। 5 कौन कौन से होंगे? तो पांचों के नाम भी मैंने आपके सामने उल्लेखित कर दिए हैं, इनका ध्यान रखना है। सबसे पहला होगा दीर्घ, दूसरा होगा गुण, तीसरा होगा वृद्धि, चौथा होगा यण और पांचवा है कौन सा? अयादि। हाँ मित्रों, बिल्कुल इनका वास्तविक क्रम होता यही है, इनका वास्तविक क्रम यही होता है। दीर्घ समझ में आएगी तो गुण पे पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको जोड़ के भी बताया था, पहले सजातीय जुड़ेंगे, उसके बाद आगे वालों से जुड़ना आरंभ होंगे। तो सजातीय जुड़ते हैं दीर्घ में, उसके बाद सबसे पहले ए जो होता है वो आगे जुड़ना चाहता है, तो सबसे पहले गुण स्वरों से जुड़ता है, फिर जुड़ता है वृद्धि से। वृद्धि के बाद में ए का काम खत्म होता है, फिर ई ऊ और री वाला जो समूह आता है वो कौन सी में आता है? यण में। और अंतिम वाले 4 कौन सी में आ जाते हैं? अयादि संधि में। कौन सी में आ जाते हैं? अयादि संधि में। अब हम एक एक संधि की बात करते हैं। तो अब आप अपनी मुख्य, हाँ बिल्कुल मुख्य टाइटल डाल दीजिए। हमारे प्रकरण का नाम हो गया कौन सा? पहली संधि कौन सी लेंगे? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। हाँ बिल्कुल सर, समय लगेगा, बिल्कुल समय लगेगा, बहुत विस्तार से। मुझे जल्दबाजी नहीं है, सर को जल्दबाजी नहीं है। आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। बिल्कुल अपने आप को झोंक देना है, समर्पित कर देना होगा। बिल्कुल सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित करना ही होगा। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया था, तब जाकर के आज इस स्वतंत्रता का लुत्फ उठा रहे हैं। ठीक वही वाली बात है, अगर हमें चयन का आनंद उठाना है तो पहले हाँ हवन अगर सफल बनाना हो तो आहुतियाँ देनी ही पड़ती हैं। आपको भी अपने आप की आहुति, इसमें ज्ञान रूपी आहुतियाँ देनी होंगी, अपनी मेहनत की आहुतियाँ देनी होंगी, अपने लगन और परिश्रम की आहुतियाँ देनी होंगी। और उन्हीं आहुतियों में एक आहुति ये भी है क्या कि आप इस ऐप को इंस्टॉल करिए, हाँ टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इसका लिंक बिल्कुल बिल्कुल लाइक और कमेंट करो, इसके लिंक को शेयर करो, मित्रों से चित परिचितों को बताएं कि आप इस प्रकार की चीज़ को ज्वाइन कर रखे हैं। आनंद आता है, समझ में आता है, आप भी इसको ज्वाइन करें। सुझाव दीजिएगा और आप हमें भी सुझाव दीजिएगा। आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो भी सामने रखिए, संभव हो सका तो आपकी सभी समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। लगातार बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल आपका प्यार लगातार मिलता रहता है, ऐसे ही बनाए रखो। हाँ सबसे पहले हम बात करना चाहें कौन सी संधि की? दीर्घ स्वर संधि की। देखो दोस्तों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीर्घ संधि क्या होती है उसको हमें समझना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं परिभाषा की, तो इसकी देखो शॉर्ट परिभाषा बना रहा हूं मैं। ए आ ई बड़ी ई व ऊ बड़ा ऊ का समान स्वर से योग हो तो ये अपने दीर्घ स्वर में बदल जाती हैं। तो ये अपने दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। और यही दीर्घ संधि कहलाती है। वापस से बोल रहा हूं, समझना ध्यान से एक चीज को कि यदि ए आ ई बड़ी और ऊ बड़ा ऊ का समान स्वर से योग होता है, ए आ ई बड़ी और ऊ बड़े ऊ का किससे योग होता है? समान स्वर से। समान स्वर का मतलब क्या होता है? बार बार बता रहा हूं मित्रों कि ए आ का योग ए आ से होगा, ई बड़ी का योग ई बड़ी से होगा, ऊ बड़े ऊ का योग ऊ बड़े ऊ से होगा। समान स्वर से योग होता है तो ये दीर्घ में बदल जाते हैं, वही क्या कहलाता है? दीर्घ संधि। अब यहाँ पर हमारे पास कितने फॉर्मेट बन गए? 3, ए आ का, ई बड़ी का और ऊ बड़े ऊ का। एक एक की बात करता हूं। देखो नंबर 1,
पहला फॉर्मेट ले रहा हूं मैं, ध्यान देना, क्या कि ए या आ का योग यदि अपने समान स्वर, समान का मतलब ए या आ से होगा, तो आपको अब याद सा हो रहा है, बिल्कुल याद हो गया, अब सरल सा लगने लग गया। ये सरल इसलिए लगने लग गया कि हमने इसको बहुत प्रकार से, बहुत बार, बहुत तरीकों से सीख लिया है, बहुत अलग अलग। हाँ, प्रेजेंटेशन का कौशल तभी समझ में आता है जब समझने वाले की नीयत समझने की हो। मैं कितना भी अच्छा एक्सप्लेनेशन क्यों ना दे दूं, मेरे विद्वान साथियों ने भी आपको बहुत अच्छा देते हैं, दे रहे हैं और देते रहेंगे, लेकिन हमें आपको कब समझ में आएगा, तब तक हमारी नीयत हो। जैसे ही आपकी समझने की नीयत नहीं है, आप सिर्फ ये करें कि ट्रोल पर या कमेंट्स पर हम सर से बात ही करेंगे, तो ये अगर आपका उद्देश्य है तो सीख नहीं पाएंगे। बहुत सारे देखते हैं हम, लगातार हमारे सामने ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, पर इन चीज़ों पे हम ध्यान इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमारा उद्देश्य सामाजिक सरोकार के संदर्भ में, जो सर का एक सपना है डिजिटल भारत में समाज में अपनी तरफ से कुछ योगदान देना, तो हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर आपको दें। मित्रों, बेहतर से बेहतर की हम उम्मीद भी करते हैं कि आपकी तरफ से सम्मान, हाँ बिल्कुल, आपकी तरफ से जो सम्मान है, जो आपकी तरफ से हम अपेक्षाएं चाहते हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स की जो अपेक्षाएं करते हैं, सब्सक्राइब की जो उम्मीद करते हैं, वो आप निरंतर करते रहिए। हम आपकी अपेक्षाओं पे पूरा खरा उतरने का प्रयास करते रहेंगे। देखिए एक बार, जो पहला टाइटल आया है, कौन सा, दीर्घ स्वर संधि में क्या कि ए और आ का योग यदि ए और आ से होता है तो परिवर्तन क्या होगा मित्रों, आ। परिवर्तन क्या होगा, आ। अब ले रहा हूं पहला उदाहरण, समझो। इस पहले उदाहरण से ही आपको एक तोड़ना और जोड़ना बताऊंगा, जो पूरी संधि हो जाने तक, जो पूरी संधि हो जाने तक, चाहे वो स्वर के 5 प्रकार हों, चाहे वो व्यंजन के प्रकार हों, चाहे विसर्ग के प्रकार हों, सभी संधियों में मैं जो फॉर्मेट अपनाऊंगा, उस फॉर्मेट को यदि आपने ध्यान में समझ लिया तो किसी संधि में कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि संधि मुश्किल नहीं होती है, संधि का विच्छेद मुश्किल होता है। संधि पहचान तो संधि में सबसे पहले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके जहन में जो आई बात मैं समझ गया। हाँ हाँ हाँ, आपके सवाल का मैं समझ रहा हूँ, मेरा कहने, समझिए, सुनिए, रुकिए। आपका प्रश्न यह है कि सर इसमें सवाल कैसे आते हैं। ध्यान देना, संधि में केवल 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। संधि में केवल 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। संधि में केवल 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला प्रश्न तो आता है क्या, शब्द देकर संधि का नाम पूछेगा। शब्द देकर के संधि पहचान। आपके सामने कोई उदाहरण शब्द दिया हुआ होगा और विकल्पों में संधि के प्रकारों के नाम होते हैं। या फिर क्या होता है, प्रश्न में संधि का नाम होते हैं, नाम होता है और विकल्प में 4 शब्द होते हैं। प्रश्न इस प्रकार से होगा, ध्यान से सुनना। दिए गए शब्द में कौन सी संधि होगी, दिए गए शब्द में कौन सी संधि होगी। और शब्द जैसे स्वल्प दे दिया और पूछ ले दिए गए शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन, विसर्ग या स्वर, और उसके बाद में स्वर में भी कोई गहरा जाए या डीप में चला जाए तो ये कह दे यण या अयादि। तो आपको चुनना है कौन सी संधि है। या फिर क्या कर सकता है, इस प्रकार का प्रश्न आता है, दिए गए विकल्पों में स्वर संधि का उदाहरण है, या दिए गए संधि विकल्पों में या दिए गए शब्द विकल्पों में यण संधि का उदाहरण नहीं है। जैसे पितृनुमति शब्द आया था तो इस केवल इतना सा ही पूछा गया था, दिया गया शब्द कौन सी संधि का उदाहरण है। एक बार पितृनुमति शब्द को देकर के इसी का विच्छेद पूछ लिया था, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अर्थात संधि का जो दूसरे प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है वो क्या देता है, शब्द देकर संधि विच्छेद, शब्द देकर संधि विच्छेद। अब ध्यान दो मित्रों, प्रश्न कौन सा सरल होता है, कौन सा कठिन होता है, वो चीजें बता रहा हूं आपको। हाँ, ये लंबे अनुभव से आपको भी समझ में आने लग जाएंगे। यदि बार बार आप उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कीजिए तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों का सामना करने को मिलेगा। और इस प्रकार के प्रश्नों का सामना करने के बाद आप में एक आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बहुत बार होता है कि तैयारी बहुत अच्छी होती है, परीक्षा हॉल में जाते से पहले जाते ही हमें घबराहट होना शुरू हो जाती है। वो कब होती है, जब हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो और परीक्षा के पैटर्न का पता नहीं हो। तो हमारे जहन में केवल यही सवाल होता है। ये चीज़ तो हम जानते हैं कि प्रश्न कैसा भी आए मेरे पास जवाब तो सबके हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि सवाल आएगा कैसा, और आएगा कैसा उस चीज़ को जानना हो तो ध्यान दे लेना। हर प्रकार की परीक्षाएं जो नज़दीक आती हुई परीक्षा होती है, उसी के पैटर्न के अनुसार, उसी के पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे ई उत्कर्ष ऐप पर जो मॉडल प्रश्न पत्र, जो ई बुक के माध्यम से जो प्रश्न बैंक या प्रश्न पत्र जो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, आप उनको लीजिए, अपने क्विज को हल कीजिए, अपना स्कोर जांचिए। उससे क्या होगा, आपको बार बार जैसे 5 या 10 मॉडल पेपर आपने हल कर लिए होंगे तो एक आत्मविश्वास आ जाएगा और परीक्षा में आने वाला 11वां प्रश्न भी पत्र भी आपको एक मॉडल पेपर की तरह नजर आएगा और आप उसको उतने ही अच्छे उत्साह के साथ हल कर पाओगे। तो इसलिए बता रहा हूँ, अब तक संधि की बात करें तो संधि में केवल 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। क्या, या तो कोई शब्द देकर के संधि का नाम पूछता है, और दूसरा प्रकार का जो प्रश्न होता है वो क्या करता है, कोई भी शब्द दे देता है और संधि विच्छेद करवाता है। ध्यान देना मित्रों, यह वाला प्रश्न बहुत सरल होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आ बड़ी की मात्रा, बड़े की मात्रा, दीर्घ संधि पहचान लिए, सिर्फ पहचान के टिक करना था। ए ओ और
रेप का रे मिल जाए तो गुण संधि, ऐ और औ की मात्रा में वृद्धि, ये और वैसे पहले आधा या त्रय मिल जाए तो यण संधि, ये और वैसे पहले ए या आस्वर मिल रहा है तो अयादि संधि। तो पहचान तो बहुत आसान है। अगर आपको संधि विच्छेद दिया जाता है तो इस संधि विच्छेद वाले प्रश्न में पहला प्रश्न भी समाहित रहता है। क्यों? आप शब्द का संधि विच्छेद तभी कर पाओगे जब आपको पता हो कि ये अमुक संधि का उदाहरण है, अमुक नियम से टूटेगा। जब आपको संधि का प्रकार ही समझ में नहीं आएगा तो कौन से नियम से उसका विच्छेद करोगे। अर्थात दूसरे प्रकार के प्रश्न को महत्व ज्यादा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों प्रश्न आ जाते हैं, संधि का प्रकार भी आ जाता है और उसका विच्छेद भी आ जाता है। आगे बढ़ता हूं मित्रों, उदाहरण दे रहा हूं। क्या दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा तो क्या हो गई थी कि ए आ, ई बड़ी, ऊ बड़े के साथ में समान स्वर हो तो ये दीर्घ में बदलते हैं। तीन फॉर्मेट हो गए, ए आ का, ई बड़ी का और ऊ बड़े का। पहला ले रहा हूं कौन सा? ए और आ का। अब समझो आराम से इसको, यानी कि ए और आ के साथ जब ए और आ का योग हो तो परिवर्तन किस में होता है? आ में। परिवर्तन किस में होता है? आ में। अब मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, बिल्कुल एक उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिएगा शब्द लिखा है नैनाभिराम। शब्द क्या लिखा हुआ है? नैनाभिराम। संधि विच्छेद क्या होगा? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मैं इस शब्द को, जैसे नैना, आ की मात्रा है ना, यहां से तोड़ूंगा तो आ की मात्रा में से किसी भी शब्द को तोड़ेंगे तो संधि तो कौन सी हो गई? दीर्घ। पहला प्रकार का प्रश्न हल कर चुका हूं। दूसरी बात आती है संधि विच्छेद बताओ। अब संधि विच्छेद में जैसे क्या पता यहीं से तोड़ देता, आगे से तोड़ता, यहां से तोड़ रहा हूं तो मुझे संधि का प्रकार पता चला, तब तो मैं इसका विच्छेद कर पा रहा हूं। अर्थात संधि विच्छेद आप तभी कर पाओगे जब आपको संधि का प्रकार पता हो या उसके नियम का पता हो। अब नियम का मुझे पता है या नियम का हम सबने जैसे जाना, जैसे हम लिख सकते हैं क्या, इसका संधि विच्छेद होता है नयन प्लस अभिराम। नयन प्लस अभिराम। नयन का मतलब आंखों को, अभिराम का मतलब होता है सुंदर लगने वाला, अर्थात आंखों को अच्छा लगने वाला ही क्या कहलाता है? नयनाभिराम कहलाता है दोस्तों। अब देखिए, इस नयनाभिराम को विच्छेदित कर लिया, या अर्थात नयनाभिराम के रूप में इस शब्द का संधि विच्छेद कर लिया। अब आओ वापस से अपने मूल तथ्य पे। संधि में मैंने आपको बताया था कि दो पद प्राप्त होते हैं, दो पद प्राप्त होते हैं। हमारे पास भी दो पद आ गए, पहला और दूसरा, दो पद आ गए ना। तो इस पहले और दूसरे पद में महत्वपूर्ण बात क्या है कि पहले पद का अंतिम वर्ण निकालना है और दूसरे पद का पहला वर्ण निकालना है। पहले पद का अंतिम वर्ण निकालना है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण निकालना है। अब पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वह क्या है? देखिए, न, ये और न को हल करूंगा, न, ये और न को हल करूंगा तो न में जुड़ा हुआ ए बाहर लिखना पड़ेगा या नहीं? ए बाहर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहिए था, प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहिए था, निकाल लिया बाहर। अब आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ है? ए और ए के आगे भी, रा और मैं। ये भी मैंने क्यों अलग लिखा है इसकी भी वजह समझिए। यहाँ पर भी ये क्या है? दूसरे पद का पहला वर्ण। ये क्या है? दूसरे पद का पहला वर्ण। और मैंने ये दोनों अलग क्यों किए? क्योंकि मुझे पता है संधि होती है प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में योग से होगा बदलाव। अब इनके योग से क्या बदलाव होता है हमें बहुत अच्छे से पता है। देखो इधर, चाहे ए के साथ में ए आए तो भी क्या बनेगा? आ। चाहे ए के साथ आ आए तो भी क्या बनेगा? आ। चाहे आ के साथ ए आए तो भी क्या बनेगा? आ। और चाहे आ के साथ आए तो भी क्या बनेगा? आ। अब यहाँ पर ए के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ए। तो इन दोनों के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ? आ लिख सकता हूँ मित्रों। मैं क्या लिख सकता हूँ? आ। और यहाँ पर जैसे अपने क्या लिखा है? आ लिखा है। ये लो, ये हो गया विकार रूप, ये है संधि। ए और ए के जुड़ने से क्या बना? आ। इधर वाला ऐसे कैसे उतार देंगे? देखो, न, ये और न, इन दोनों को योग करके क्या बना लिया? आ बना लिया। और आगे क्या लिखा हुआ है? भी राम में। क्या लिखा हुआ है मित्रों? भी राम। यहां तक कोई समस्या नहीं, सबको जोड़ो। देखो, न का तो न, उसके बाद है ये। अब हमें पता है व्यंजन क्या है? स्वर रहित। व्यंजन क्या है? स्वर रहित है। और आगे क्या लिखा हुआ है? स्वर। हिंदी भाषा लिपि देवनागरी में जो भाषा लेखन के नियम हैं या वर्ण लेखन या ध्वनि चिन्हों के लिखने के जो नियम होते हैं, उन नियमों में एक नियम आपको यह भी पढ़ने को मिलेगा जब हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के साहित्य में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तथा इस देवनागरी लिपि की विशेषताएं। तब इस बारे में मैं बहुत विस्तार से आपको चीज़ें बताऊंगा। बिल्कुल आप जुड़े रहिए, हर एक महीन पहलू पर बहुत बारीकी से और बहुत विस्तार से बातें करने वाले हैं हम। हाँ बिल्कुल, इतनी लंबी क्लास मैं इसीलिए लेता हूँ कि आपको ज़्यादा दे सकूँ, लगातार ज़्यादा मिल सके। हर रोज़ आप अपनी क्लास हो रही है, 4 घंटे लगातार आप मुझे सुनते हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत आभारी रहूँगा मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इन चीज़ों को जो समझना है, इन चीज़ों का जो फैक्ट अपने को पता चल रहा है, वो चीज़ें हम बहुत विस्तार से आगे, मैं सिर्फ दिशा दे रहा हूँ कि यह वाली बात मैं देवनागरी लिपि में बताऊँगा। क्या कि जो नियम क्या है, केवल एक बार नियम सुन लो। क्या कि यदि किसी शब्द में कोई व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो, यदि किसी शब्द में कोई व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो और उसके आगे स्वर लिखा हुआ हो,
तो उस स्वर को स्वतंत्र नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इस पहले वाले वर्ण पर मात्रा लगाकर लिख देंगे। कुछ समझ में आया? यदि कोई व्यंजन है उसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ, सरल शब्दों में समझो, यदि कोई व्यंजन है उसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ, हमें क्या करना है, इस स्वर और व्यंजन दोनों को लिखना है। तो इस व्यंजन के साथ यह स्वर स्वतंत्र नहीं आएगा, बल्कि इसी पर इसकी क्या लगा देंगे, मात्रा। अर्थात न में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ना। न प्लस आ बराबर क्या हो गया, ना, और आगे क्या जुड़ा हुआ है, भी, रा और मैं। तो सबको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, नैना भीराम। बताइए मित्रों, यह वाला यही शब्द है ना? तो नैनाभिराम का वापस से नैनाभिराम। इस प्रकार से आपको शब्द का पोस्टमार्टम करना आ जाना चाहिए कि शुरू में तोड़ो और उसको वापस से मूल रूप में ले आओ। हमने क्या किया है, संधि पहचान ली, दीर्घ। संधि तो कौन सी पहचानी थी इसमें, दीर्घ। और इसका जो विच्छेद किया है, किस तरीके से हमने विच्छेद किया, प्रथम पद का अंतिम वर्ण निकाला है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण निकाला है। दोनों के योग से हमने क्या बना लिया, आ, और बाकी बचा हुआ वैसा का वैसा लिख दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ चुकी है मेरे मित्रों। हाँ, आपको मैं अन्य और उदाहरण दे रहा हूं, आप इनको क्या करोगे, आराम से समय के अनुसार, जब आपको बिल्कुल अभी लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, ये सब चीजें आपको ऐप पे मिल जाएंगी, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। मैं कुछ एक उदाहरण और बताना चाह रहा हूं जिनका भी आपको अभ्यास करना है। आप कुछ भी अपने पास से जो भी मैटर पढ़ रहे हैं उनके साथ साथ, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको छोड़ दीजिएगा, लेकिन हाँ, इसे भूलना मत, इन्हें जरूर पढ़ लेना। बिल्कुल बिल्कुल दावा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर पेपर बनाने वाले की नीयत में ही, या हम कहें कि कोई पैटर्न में ही पूरी गलतियां हो जाएं तो एक बात अलग है, लेकिन व्यवस्थित पाठ्यक्रम का यदि पेपर बनता है तो आपको हर एक प्रश्न मेरे डाटा में से ही मिलेगा, इतना भी मुझे विश्वास है। क्यों? क्योंकि मैं एनसीईआरटी का एक भी तथ्य आपसे मिस नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल, एक भी ऐसा कोई लाइन नहीं है जो एनसीईआरटी की किताब कहती है और मैंने आपसे उसको साझा नहीं किया हो। मैं आपको मैटर दे रहा हूं एनसीईआरटी के बाद तक का, एनसीईआरटी सहित उसके आगे तक हम बातें कर रहे हैं। तो मैं कुछ एक शब्द और बताना चाहूंगा, जैसे इसी प्रकार से जो ए और आ के बाद ए और आ का योग होता है और परिणाम हमेशा आ प्राप्त होता है। इसी संदर्भ को परिभाषित करेंगे, कुछ एक उदाहरणों की बात करें। जैसे एक शब्द आता है कारावास, बहुत अच्छे अच्छे शब्द बता रहा हूं मित्रों जो परीक्षाओं में दोहराए जा सकते हैं, कारावास। हाँ, और एक शब्द रामायण, इसको गोला भी कर लेना। अब मैं इसको गोला क्यों करवा रहा हूं, यह बात भी आपके लिए सस्पेंस की है। यह साधारण तरीके से तो हमें दिखता है कि रामायण शब्द राम प्लस अयन होता है, लेकिन यह ऐसा शब्द है जिसमें 3 संधियां होती हैं। रामायण शब्द में 3 संधियों के नियम लगते हैं। हालांकि है ये अपवाद का शब्द ही, लेकिन इसमें मोटे तौर पर केवल दीर्घ संधि मानी जाती है। 2 संधियों के नियम लगते हैं लेकिन वह मानी नहीं जाती। बार बार कह रहा हूं, एक एक शब्द पे गौर कर लेना। रामायण शब्द में 3 संधियों के नियम लगते हैं। मैं इसको 3 संधियों के अकॉर्डिंग आपको तोड़कर बताऊंगा, लेकिन एक बार पूरी संधि हो जाने के बाद, क्योंकि हमें जैसे इसका पहली संधि तो दीर्घ है, तो दीर्घ के अनुसार तो आप इसका चाहो तो विच्छेद लिख सकते हो। क्या होता है इसका विच्छेद, राम योग अयन। क्या होता है, राम योग अयन इसका विच्छेद होता है। लेकिन राम योग अयन के अलावा इसका और क्या विच्छेद होगा, वह होता है वृद्धि संधि में। इसके अलावा इसमें एक नियम लगता है व्यंजन संधि का। अब मैं मित्रों आपको तीनों चीजें बता तो दूंगा, लेकिन समझ में क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि हमें अभी वृद्धि संधि और व्यंजन संधि का कोई अभ्यास नहीं है। बस इतना सा हिंट दे दिया कि गोले में बंद कर लो। गोले में बंद करने का मतलब आप अपने मस्तिष्क में आप इसे उस जगह रखें ताकि इसको वापस से ढूंढने की जरूरत पड़े तो उसको ऊपर ही मिला हुआ मिल जाए। हम कई बार नहीं करते क्या कि सुबह कौन कौन सी चीजें लेकर के कोचिंग में जानी हो तो रात को सोने से पहले 2 बजे बैग में रख दी जाती हैं कि सुबह मेरे को ये चीजें व्यवस्थित स्थान पे मिल जाएंगी, समय खराब नहीं होगा। वही वाली बात यहाँ है कि रामायण शब्द की चर्चा हम बाद में करेंगे, अलर्ट रहना, बस इतना सा पता है। इसके आगे चलो और देखते हैं इसके शब्द। कारागास, कारावास, कारागार, कारागार, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा शब्द है। हिमालय, हाँ बिल्कुल। हिमांशु, हिमांशु, हाँ ये वही शब्द हैं जिनमें सब में क्या है, दीर्घ संधि के उदाहरण है। कौन सी संधि के उदाहरण है मित्रों, दीर्घ संधि के। पुस्तकालय, कौन सी संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का, पुस्तकालय। कौन सी संधि के उदाहरण दे रहे हैं हम, दीर्घ संधि का। और दीर्घ संधि में भी कौन से, केवल ए आ के साथ में ए आ के योग वाले। अभी ई बड़ी के साथ में ई बड़ी के उदाहरण पढ़ने हैं, ऊ बड़े के साथ में ऊ बड़े वाले उदाहरणों को भी अपन चर्चा में शामिल करेंगे। जैसे हिमांशु है, रत्नावली, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, रत्नावली। हाँ, गीतावली,
गीतावली का गीत प्लस अवली होगा या गीता प्लस अवली होगा? अवली का शाब्दिक अर्थ होता है श्रृंखला, अवली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रृंखला। रत्न प्लस अवली यानी कि रत्नों की श्रृंखला। गीतावली का क्या होता है? गीता की श्रृंखला या गीत की श्रृंखला। गीत प्लस अवली अर्थात गीतों की श्रृंखला। इन चीजों के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इनका अभ्यास करोगे बहुत सारे शब्द आपको, हाँ बिल्कुल, ई उत्कर्ष ऐप पे इनके नोट्स मिलेंगे, इसके उदाहरण खूब सारे मिलेंगे, 50 उदाहरण आपको एक एक संधि में मिल जाएंगे। निश्चिंत रहें आप, और उन 50 के बाद कोई शब्द बचेगा भी नहीं। मैं आपको इन 4 उदाहरणों को रटने के लिए ही नहीं कहूंगा। अगर आपको मैं कह दूं कि ये फाइनल है, इसके बाद कुछ नहीं, तो आपने तो ऐप पे से नोट्स लोगे, और अगर ऐप पर से नोट्स नहीं लिए तो मान के चलना कि अभी तक अपूर्ण है। आप एक बार ई उत्कर्ष ऐप इंस्टॉल कीजिए, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कीजिए, और आपको जो ऐप पर से नोट्स या ई बुक के रूप में जो मैटर पढ़ने को मिलेगा, उसके बाद मैं कह सकता हूं कि आप पूर्ण रूप पढ़ चुके होंगे। उसके बाद कोई चीज़ नहीं बचेगी। और इतना पढ़ लेने के बाद भी यदि आपसे कोई प्रश्न ये होता है कि हल नहीं हो रहा, तो मित्रों निश्चिंत रहिए, हर पेपर में 5 प्रश्न 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो राजस्थान में किसी से नहीं होते, केंद्र में किसी से नहीं होते, और उन 5 या 10 प्रश्नों की चर्चा हमें करनी भी नहीं है। वो अगर आपसे नहीं होगा, इतना सब कुछ मैटर पढ़ लेने के बाद यदि किसी प्रश्न को आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया या ये मेरी नज़र में नहीं आया, तो आप निश्चिंत रहो कि राजस्थान में वो किसी और के सामने भी नहीं आया होगा। तो आप, क्योंकि जो डर की चीज़ें होती हैं, मैं उन चीज़ों, उन पहलुओं को भी साथ में समाहित कर रहा हूं ताकि आपको पता तो लगे कि वास्तव में प्रतिस्पर्धा का दौर क्या है, कंपटीशन चाहता क्या है, स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट कैसा होना चाहिए, उस चीज़ को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना, वो चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए। आगे बात करते हैं हम, देखो क्या ए और आ का योग, ए और आ से कर चुके, अब आगे वाली चर्चा अपन करते हैं कौन से की? ई और बडी की। तो दूसरा फॉर्मेट हमारे पास में, दूसरा जो फॉर्मेट हमारे पास आ रहा है, कौन सा आ रहा है दूसरा फॉर्मेट? ई या बडी के साथ में योग किसका होगा? ई या बडी ई का। ई और बडी के साथ में योग किसका होगा? ई और बडी का। परिणाम हमेशा क्या प्राप्त होगा? दीर्घ ई। यदि ई बडी के साथ में ई बडी का योग हो तो परिणाम क्या होता है? बडी ई होता है, दीर्घ ई होता है। जैसे अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप मुझे बताना, शब्द है कविंद्र। पहला प्रश्न, संधि कौन सी होगी? तो तरीका मैंने आपको बताया, हाँ बिल्कुल, तरीका मैंने आपको क्या बताया? आ की मात्रा में से बड़ी की मात्रा में से या बड़े की मात्रा में से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संधि तो होगी कौन सी? दीर्घ। यहाँ पर कौन सी मात्रा मिल रही है? बड़ी की मात्रा, तो दीर्घ संधि। अब बात आती है इसका विच्छेद कैसे हो। तो विच्छेद देखिए, इसका विच्छेद होता है कवि योग इंद्र, कवि योग इंद्र। अब मेरे विद्वान साथियों, आपको यहाँ से समस्याएं आना आरंभ होंगी। वो क्या होंगी? शब्द यही दे दिया, समझना। मैं हर एक पहलू को इतना बारीकी से इसीलिए बता रहा हूं कि आप संभल के रहें। कहां कहां विद्यार्थी अच्छा पढ़ जाने के बावजूद भी गलतियां कर जाता है, वो चीजें मैं आपको जरूर बता रहा हूं। बिल्कुल देखो, कविंद्र शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया, दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद होगा कविंद्र। बहुत गौर से नोट करना इनको। फिर अगला विकल्प उसने बना दिया कवि प्लस इंद्र। तीसरा विकल्प उसने बनाया कवि प्लस इंद्र। और चौथा विकल्प उसने बना दिया क्या? कवि प्लस इंद्र। आपसे मैं पूछ रहा हूं मित्रों, यह है विकल्प 1, यह है विकल्प 2, यह है विकल्प नंबर 3 और यह है विकल्प नंबर 4। बताएं आपका कौन सा आंसर होगा? बताएं, मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा में हूं। अपना उत्तर चयन कीजिए। दिए गए शब्द का, हाँ बिल्कुल, सवाल सुनिए, दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? विकल्प का चयन करो। दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? विकल्प का चयन करो। अब आपके पास क्या है तरीका? सर ने ऐसे बताया था कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटी ई, दूसरे पद का प्रथम वर्ण छोटी ई, यहां भी प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटी ई और दूसरे पद का पहला वर्ण बड़ी ई। यहाँ भी पहले पद का अंतिम वर्ण बड़ी ई और दूसरे पद का पहला वर्ण छोटी ई। और यहाँ पर क्या है? पहले पद का अंतिम वर्ण बड़ी ई और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी क्या है? बड़ी ई। चाहे छोटी ई को छोटी ई से जोड़ो, चाहे छोटी ई को बड़ी ई से जोड़ो, चाहे बड़ी ई को छोटी ई से जोड़ो, चाहे बड़ी ई को बड़ी ई से जोड़ो, परिणाम तो हमें पता है मित्रों, ई आएगा। अर्थात इन चारों शब्दों को आप कैसे भी जोड़ दो, आंसर तो यही बनेगा। पर इनमें विकल्पों में चारों में से चारों तो सही नहीं हो सकते। विकल्प तो एक ही सही है। वो एक सही कौन सा है? लगाओ दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लो मैं हट जाता हूं, लगा दिमाग लगाओ जरा। मित्रों, यहां पर पेपर बनाने वाले ने बहुत बड़ा दिमाग लगाया है। कैसे दिमाग लगाया है वो सुनना, काम की बात बता रहा हूं।
कई बार क्या होता है, परीक्षा में प्रश्नों की संख्या, जो पाठ्यक्रम निर्धारित होता है उसमें टॉपिक तो होते हैं बहुत ज्यादा और प्रश्नों की संख्या होती है कम। जैसे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा वाले मेरे मित्र जो देख रहे हैं, मैं उनको बता देता हूं, प्रथम जो अनिवार्य पेपर है उसमें हिंदी के केवल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें हिंदी भाषा और व्याकरण के केवल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन यदि पाठ्यक्रम के बिंदुओं की बात है तो वहां है 9। मोटे मोटे कितने पॉइंट दे रखे हैं सिलेबस में, 9 बिंदु दे रखे हैं और 9 बिंदुओं में से केवल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपके 2-2 बिंदुओं के एक प्रश्न दे दिए, ऐसा तो होगा नहीं। और पेपर बनाने वाला क्या चाहता है कि ऐसा प्रश्न हो जो एक ही प्रश्न हो लेकिन 3-3, 4-4 बिंदुओं को समाहित करता हो। और संधि में तो ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें संधि, उपसर्ग और प्रत्यय तीनों नियम लग जाते हैं। यहां भी इसी प्रकार का है। यह आपसे इस शब्द का संधि विच्छेद नहीं पूछ रहा, उस पेपर बनाने वाले का दिमाग यह भी कह रहा है कि देखिए विद्यार्थी को शब्द शुद्धि का भी ज्ञान है या नहीं है। इसमें और कोई बदलाव नहीं किया है, केवल वर्तनी का गलत हुआ है। मात्राएं कौन से स्वर पे आए, कौन से शब्द पे, कौन से वर्ण पे किस प्रकार की मात्रा का प्रयोग होगा। अगर विद्यार्थी को पता है कि कवि में ई की मात्रा छोटी आती है और इंद्र में भी ई छोटा आता है तो वह यही विकल्प चयन करेगा। अगर आपको पता नहीं है कि इंद्र में ई छोटा आता है या बड़ा, अगर आपने ई बड़ा कर दिया तो यह गलत है। ये वर्तनीय शुद्धि है, ध्यान रखना। मात्रा संबंधी गलतियां पूछी हैं, एक ही प्रश्न में 2 टॉपिक आ चुके हैं, संधि का विच्छेद भी पूछ लिया और शब्द शुद्धि भी शामिल कर ली। इसीलिए बता रहा हूं, बहुत अलर्ट होकर पढ़ना है आपको। मैं हर एक महीन बात को बताऊंगा। ऐसे नहीं लो कि संधि की पैटर्न लिख दिया, 4 उदाहरण हल करवा दिए, उतार लो, ये वाला काम अपने से होगा भी नहीं। बिल्कुल बहुत बहुत बारीकी से बात करने वाले हैं। तो उसने क्या किया है, दिमाग लगा लिया कि शब्द शुद्धि का भी ज्ञान है या नहीं है। चलो मान लिया अपने को पता चल चुका कि इंद्र में ई छोटा आता है, तो अगले विकल्प में क्या कर दिया उसने, कवि में ई बड़ा कर दिया। हमें पता है कवि में भी ई छोटा आता है और इंद्र में भी ई छोटा आता है, यहाँ पर भी उसने क्या कर लिया, दोनों को बड़ा, दोनों गलत और ये पहले से गलत। अर्थात आंसर क्या होगा, ई। समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं मित्रों, कि इस प्रकार के विकल्प देकर के पेपर बनाने वाला हमें क्या कर सकता है, भ्रमित कर सकता है। आप यदि केवल रटी रटाई बात पढ़ के जाओगे कि ई को जोड़े बड़ी ई बन जाए तो संधि दीर्घ होगी, आप इन सब का परिणाम एक ही आएगा। मैंने आपको निकाल के बता दिए हैं। देखो इधर क्या, जैसे बड़ी ई और बड़ी ई को जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, बड़ी ई। जैसे छोटी ई और बड़ी ई को जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, बड़ी ई। जैसे बड़ी ई को और छोटी ई को जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, बड़ी ई। इसका मतलब परिणाम तो एक ही आना है, लेकिन यह आंसर क्या हो गया, गलत। क्यों? क्योंकि वर्तनी की अशुद्धि हो चुकी है। अतः आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो अब हम क्या कर चुके हैं, पहले पद का अंतिम वर्ण निकालना है। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, यहाँ पे क और व को हलन किया तो व में जुड़ा हुआ ऋस्व ई बाहर आ गया, ये लो। इसके बाद में दूसरे पद का पहला वर्ण निकाला, तो दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, ई, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, न, द और रे। 2 पद हमारे पास आ चुके, 2 वर्ण हमारे पास आ चुके हैं। क्या, पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला। अब हमें पता है छोटी ई और बड़ी ई जुड़ती तो क्या बनती है, बड़ी ई बनती है। क्या बनती है मित्रों, बड़ी ई बनती है। यह है हमारा क्या है, विकार। यह है हमारा परिवर्तन का वर्ण। क्या, कि जब छोटी ई या बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई का योग हो तो हमेशा जवाब क्या आएगा, बड़ी ई। दीर्घ संधि है, देखो इधर, ये पहले का पहला वर्ण वैसा का वैसा उतार देंगे, आगे भी बचा हुआ वैसा का वैसा लिख देंगे, सब जोड़ो। अभी मैंने आपको बताया व्यंजन वर्ण स्वर रहित है, आगे स्वर है तो जोड़ दो। तो क का तो क, व पे बड़ी की मात्रा तो वी और न, द और रे। कविंद्र का कविंद्र, कविंद्र का कविंद्र। समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, हर एक बारीकी से समझना है इसको। अन्य और उदाहरणों की बात करें हम इसी पैटर्न पे, हाँ बिल्कुल इसी तथ्य से हम और उदाहरण जोड़ते हैं। जैसे शब्द आ जाए रविंद्र, शब्द आ जाए रविंद्र, सर कैसे करें वर्तनी की शुद्धियों का अभ्यास। बिल्कुल, हम भाषा में देखो, भाषा के प्रयोग करने के तरीके से पता चलता है आदमी कितना सभ्य है। यदि आप गलत शब्दों का या गलत वाक्यों का प्रयोग करेंगे, इसीलिए तो कहते हैं कि कमेंट्स करते समय भी आप ध्यान रखा करें कि आपकी भाषा प्रभावपूर्ण हो, आपका तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, भाषा के प्रयोग करने के तरीके से पता चलता है आदमी कितना सभ्य है, आपको कितना नॉलेज है। इस चीज का प्रयोग आपकी भाषा ही करवा देती है। आपका जो शब्द चयन होता है, वर्ड सिलेक्शन होता है, वो इतना प्रभावी होना चाहिए कि सामने वाला, सुनने वाला भाव विभोर हो जाना चाहिए। आप बिल्कुल किसी को सलाह भी दो तो आधिकारिक रूप से नहीं, निवेदन के रूप से दो, ताकि वह मजबूर हो जाए आपकी राय को मानने के लिए। हाँ, एक तरीका विनम्र होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, निवेदन का तरीका होना चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं, निवेदन होना चाहिए। इन दोनों में फर्क होता है। जब हम प्रारूप लेखन पढ़ेंगे उस समय मैं निबंध लेखन आपको पढ़ाऊंगा। निबंध लेखन से ठीक पहले हम जो पत्र लेखन पढ़ेंगे उसमें भी इन चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। वाक्य का प्रकार जो आएगा, अर्थ के आधार पर उसमें आज्ञार्थक वाक्य जो आएंगे उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि आज्ञा कहाँ होती है और जो निवेदन होता है वह कहाँ होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसमें बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, अपने आप को आप उत्कर्ष के हवाले कर चुके हो,
तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी सफलता अब आपसे दूर नहीं है। अब दूर है तो केवल आपकी अंगुली क्या, जो सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं कर रही है, बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रही है, जो शेयर नहीं कर रही है। अपने जो भी सुझाव, अपने जो भी सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यही काम करके रुके, बिल्कुल नहीं। आप अपने सवाल भी भेजिए, अपने सुझाव भी दीजिए, लेकिन एक व्यवस्थित भाषा से और इन चीज़ों को समझते हुए कि थीम क्या कह रही है, टॉपिक से जुड़ती हुई बातें करें। ऐसे नहीं कि अब जैसे संधि वाला टॉपिक चल रहा है और आप उठा करके विशेषण में से प्रश्न पूछने लगे। मित्रों, जवाब आपको हर प्रश्न का मिल जाएगा, लेकिन आप बिंदु से भटक जाओगे, ये मैं कह रहा हूं। इसलिए चल रही बात को बहुत अच्छे से समझने के लिए इससे जुड़ते रहे, इसके इर्द गिर्द की बातें आपको करनी है। हम आगे बात आरंभ कर रहे हैं। आपसे बता देता हूं कुछ एक चीजें जो आपको जाननी जरूरी है। आप ज्यादा से ज्यादा भ्रमित हो गए, या तो ई बड़ी की मात्रा में या छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा में अंतर करना है। कैसे बताऊं? जैसे ई के संदर्भ में मैं बात करूं, बहुत बार ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई के जो उदाहरण हमें मिलेंगे, उनमें या तो हमारे पास जो शब्द होगा उसमें इंद्र जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा हुआ होता है? इंद्र। या जुड़ी हुई होती है इच्छा, या क्या जुड़ा हुआ होता है? इच्छा। या क्या जुड़ा हुआ होता है? ईश। और या फिर क्या जुड़ा हुआ होता है? ईश्वर। या क्या जुड़ा होता है मित्रों? ईश्वर। ये चारों ऐसे हैं जो संधि में प्रचलित हैं। ये चारों ऐसे हैं जो संधि में प्रचलित हैं। जैसे अभी मैं इधर शब्द लिखूंगा, आपको बहुत सारे शब्दों में यही वाली चीजें देखने को मिलेंगी। तो ऐसे समझना, देवताओं में इंद्र सबसे बड़ा तो नहीं था। सबसे बड़ा कौन है? ईश्वर। सबसे बड़ा कौन है? ईश्वर। और ईश्वर के हम पर्याय शब्द में क्या लेते हैं? ईश। तो चाहे ईश आए चाहे ईश्वर आए, ई की हमेशा मात्रा क्या होगी? बड़ी। चाहे ईश्वर आए चाहे ईश आए, ई हमेशा क्या होता है? बड़ा। और जो इंद्र होता है वो इनसे क्या है? छोटा। अर्थात इंद्र और इच्छा में ई की मात्रा क्या होती है? छोटी। ये तरीके होते हैं, बिल्कुल ये तरीके होते हैं। जब हम युग्म शब्द याद करेंगे या शब्द युग्म पढ़ेंगे, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द यदि हम पढ़ेंगे, हाँ, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हम पढ़ेंगे, तो उस समय भी मैं इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि आप कैसे याद करोगे कि तरनी का मतलब क्या होता है। उन चीज़ों के लॉजिक होते हैं, अपने तरीके से उनको व्यवस्थित कर सकते हैं, एक ट्रिक बना सकते हैं उनकी। ट्रिक तो क्या है, हम उनको एक पैटर्न समझ सकते हैं कि कौन से शब्दों का चयन कैसे किया जाएगा। आगे बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रविंद्र। अब हमें पता है रवि प्लस इंद्र, इंद्र का ई छोटा आएगा या बड़ा? आपको पता चल चुका होगा, बिल्कुल रवि में भी ई छोटा, इंद्र का भी ई छोटा। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। आगे देखिए, जैसे मैं लिखूं कवीस, इसमें ईस जुड़ा हुआ है, पता चल चुका है ईस में मात्रा ई छोटी आती है या बड़ी आती है। जैसे मैं शब्द लिखूं महतीच्छा, जैसे मैं शब्द लिखूंगा क्या? महतीच्छा, तो महतीच्छा में भी आपको पता होना चाहिए क्या कि इच्छा का ई छोटा होता है या बड़ा होता है? इच्छा का ई छोटा होता है या बड़ा होता है? नारीश, ईश। नारीश्वर, गौरीश्वर या गौरीश। फणीश्वर, फणीश्वर, हाँ, फणीश। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। लक्ष्मीच्छा, लक्ष्मीच्छा। लक्ष्मी में ई बड़ा, इच्छा का ई भी क्या होगा? बड़ा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नारीश में नारी में ई बड़ा और ईस का ई भी बड़ा होगा। थोड़ा सा और ध्यान दो, जैसे महिलाओं से संबंधित शब्द हैं, नारी ई बड़ा आएगा। वधु आएंगे शब्द हमारे, जैसे इसी ठीक आगे वाली संधि में वधु, ला से एक शब्द आएगा, तो वधु। पत्नी, दंपति, छात्रा। अर्थात ये स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं उनमें ज्यादातर शब्दों में जब ई और ऊ की मात्रा में यदि आपको भ्रम हो जाए तो ध्यान रखना, उनका अंतिम दीर्घ ही माना जाता है। उनका अंतिम क्या होता है? दीर्घ। जैसे छात्रा में आ दीर्घ स्वर है, महिला में आ दीर्घ स्वर है, बालिका में आ दीर्घ स्वर है, स्त्री में भी ई दीर्घ आती है, वधु में ऊ दूर, हाँ बिल्कुल, वधु में ऊ छोटा नहीं आता, बड़ा आता है, दीर्घ आता है। बीवी में भी ई क्या आता है? दीर्घ। पत्नी में भी ई क्या आता है? दीर्घ। ये कुछ एक शब्द हैं जिनके निश्चित होते हैं, लेकिन इन्हीं शब्दों को, जैसे ई की मात्रा वाले शब्द, इनको बहुवचन बना देते हो, बहुवचन बना देते हो तो ये छोटे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे नारियां यदि हमें लिखनी हो तो नारियां में ई क्या हो जाएगा? छोटा। लड़कियां में लड़की का जो की बड़ा था वो क्या हो जाएगा? छोटा। जब या प्रत्यय के रूप में या बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाता है तो क्या हो जाती हैं? इनकी मात्राएं छोटी हो जाती हैं। ये शब्द शुद्धि में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, फिलहाल हमें इनका ध्यान रखना है। बढ़ सकते हैं मित्रों आगे, चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका आप। आगे बढ़ सकते हैं। ये दूसरा हो गया। नेक्स्ट आता है, देखो दीर्घ संधि का तीसरा और अंतिम पैटर्न कौन सा है? ऋस्व ऊ या दीर्घ ऊ के बाद योग किसका होगा? ऋस्व ऊ या दीर्घ ऊ के साथ में योग किसका होगा?
ऋस्व और दीर्घ ऊ का बनेगा क्या भाई, ऊ। अर्थात छोटा ऊ या बड़े ऊ के साथ छोटे ऊ या बड़े ऊ का योग होता है तो परिणाम हमेशा क्या आता है, बड़ा ऊ ही आता है। जैसे मैं शब्द लूं भानुदय, जैसे मैं शब्द लूं भानुदय, भानु सूर्य, उदय का मतलब उदित होना, सूर्य का उदय होना, भानुदय सूर्य का पर्यायवाची है भी, बिल्कुल भानुदय। बड़ी ऊ की मात्रा में से विच्छेद करेंगे तो पहचान तो गई दीर्घ संधि, विच्छेद क्या होगा इसका, बिल्कुल भानु प्लस उदय। मित्रों इस शब्द को भी आप गोले में बंद कर लेना, क्यों करवा रहा हूं आगे चर्चा करूंगा। ये उदय शब्द जो है वो दो संधियों में पढ़ा जाता है, यहां पर नहीं तोड़ेंगे इसको, ऐसे नहीं कर देंगे। जैसे इसके दो संधि विच्छेद जो होते हैं वो बता रहा हूं, सुन लो साइडों में। हाँ, इनके जुड़ती हुई बातें हैं, इनके बारे में मैं चर्चा आगे विस्तार से करने वाला हूं। आपको केवल दिशा दे रहा हूं कि ऐसा आपके दिमाग में एक ऑप्शन रहना चाहिए। जब मैं ये कहूंगा कि ऐसी मैंने पहले चर्चा करी थी तो आपका दिमाग हाँ कहे तो समझना कि आपका ध्यान एकाग्र रहता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारी बातें ऐसी आई हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं। यदि आपका दिमाग रिकॉल नहीं कर रहा, बिल्कुल पुनः स्मरण नहीं हो रहा, आपको प्रत्यक्ष स्मरण नहीं हो रहा, तो आपको अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। पता रहना चाहिए कि कौन सी चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, क्या कहा था। मैं कह रहा हूं कि उदय शब्द की चर्चा में एक तो अयादि संधि में करूंगा, स्वर संधि के अंतिम भेद में, और इसी संधि की चर्चा में इसी उदय शब्द की मैं व्यंजन संधि में भी करूंगा, क्योंकि इस उदय शब्द का संधि विच्छेद व्यंजन संधि में भी होता है, अयादि संधि से भी होता है। लेकिन यहाँ हमें इस उदय शब्द का संधि विच्छेद अयादि और व्यंजन दोनों से नहीं करते हुए केवल उदय को क्या लिखना है, केवल उदय ही लिखना है। केवल आपको इस उदय को क्या लिखना है, अकेला उदय लिख देना है। तो अकेला उदय लिख दीजिएगा, भानु प्लस उदय। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब वही वाली बात, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण हमें बाहर निकालना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, भा और न को जैसे स्वर रहित किया तो न में जुड़ा हुआ हर्ष उ बाहर आ जाएगा। इधर क्या है, उ, और उ में क्या जुड़ा हुआ है, दय। क्या जुड़ा हुआ है, दय। पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण हमने बाहर निकाल लिया है। अब हमें पता है कि छोटे उ के साथ में छोटा उ जुड़े, चाहे छोटे उ के साथ में बड़ा उ जुड़े, चाहे बड़े उ के साथ छोटा उ जुड़े, चाहे बड़े उ के साथ बड़ा उ जुड़े, परिणाम हमेशा क्या आएगा दोस्तों, बड़ा ऊ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप समझ रहे हैं इन चीजों को। क्या आएगा दोस्तों, बड़ा ऊ। इधर क्या बचा पड़ा है, भा और न में क्या जोड़ना है, बड़ा ऊ, और दय का दय। दय का क्या है, दय। अब लिख सकता हूं या नहीं मैं, भा और न में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो बड़े ऊ की मात्रा और दय का दय, यानी कि भानुदय से भानुदय हमें वापस से प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि छोटे ऊ या बड़े ऊ के साथ छोटे ऊ या बड़े ऊ के योग में हमेशा परिणाम हमेशा क्या होगा, बड़ा ऊ। अन्य उदाहरणों की अगर हम और बात करें, इसी से संबंधित और उदाहरण जैसे मैं इधर लिखना चाहूँ, बिल्कुल बिल्कुल अभी मैं हट जाऊंगा, फिर उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या टेक्निकल टीम चाहेगी तो स्विच करके भी इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। वैसे मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप हाँ बिल्कुल, मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट लेकर के कितने दिन सेव रखोगे, मोबाइल की मेमोरी चेंज हो जाएगी, मोबाइल का किसी कारणवश से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यदि मोबाइल की डिस्प्ले चली गई या अन्य कोई वजह से इसकी स्मृति अगर आपने खत्म कर दी तो ये सारी चीज़ें आपकी समाप्त हो जाती हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, उत्कर्ष ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको ये चीज़ें व्यवस्थित मिले और परमानेंटली मिल जाए। वहाँ पर आपकी आईडी में वो चीज़ें जो आपने सेव कर रखी हैं वो सदैव के लिए रहेंगी। जहाँ चाहें जब चाहें अपनी आईडी को लॉगिन करके आप उसे पुनः पढ़ सकते हैं। पढ़ते पढ़ते आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कई बार हो जाता है कि बैटरी बंद हो जाती है या किसी कारण से आपका फ़ोन बंद हो जाता है, तो आप ये चीज़ अब कहाँ ढूंढेंगे। अगर आपने ये ऐप इंस्टॉल कर रखा है और आपकी उस पर आईडी बनी हुई है तो मित्रों आप कहीं भी किसी भी जगह इन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, बार बार इनको दोहरा सकते हैं, ताकि आने वाली जो तकनीकी समस्याएं हैं उनका आपको सामना नहीं करना पड़े। ध्यान दो, एक बार आगे बात करते हैं और उदाहरणों की। जैसे अभी मैंने एक शब्द बोला था, वधुल्लास। बिल्कुल बिल्कुल मित्रों, वधु उल्लास का क्या हो जाएगा, वधु प्लस उल्लास, वधु प्लस उल्लास। उल्लास शब्द का विच्छेद मत करना, उल्लास शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। वधु प्लस उत प्लस लास होता है इसका विच्छेद, लेकिन केवल एक ही संधि क्यों मानी जाती है, कारण बता रहा हूं, एक सब चीज समझो। बिल्कुल बिल्कुल, आपके जहन में आने वाले सभी सवालों का मैं जवाब दे रहा हूं, समझो। क्या इसका जो संधि विच्छेद होता है वो आपको ऐसे भी दे सकता है, वधु प्लस उत प्लस लास। अगर आपको इस प्रकार से विकल्प दे दिया जाए, वधु प्लस उत प्लस लास, तो ध्यान देना मेरे भाइयों, यहां पर क्या है, स्वर संधि, और यहां पर क्या है, ये तो है स्वर संधि का विच्छेद यहां तक का, और आगे वाला जो विच्छेद इसने उल्लास का जो किया है, उत प्लस लास, ये है व्यंजन संधि का। अब आपके सामने समस्या आ गई कि सर एक समय में एक शब्द में हम एक ही तो संधि बताएंगे, यहां पर तो दो संधि आ गई। यदि विकल्प में दोनों आ जाएं,
यदि विकल्प में, मेरे सवाल तो जहां से शुरू होता है उस पर गौर किया करो, जो बातें होती हैं वो तो आपकी मैं माइंड को पढ़ के बताता हूं कि आप क्या क्या सोच सकते हो। अब जो उसके आगे की बात है, जो पेपर बनाने वाला या एग्जामिनर जो सोचता है, मैं वो शब्द बता रहा हूं। यहां तक का तो सब अब पता चल चुका है, ये तो पेपर में दिया गया है। प्रश्न क्या है, क्या सुनो कि यदि विकल्प दे दिया जाए, दिए गए शब्द में कौन सी संधि होगी। पहला विकल्प है स्वर संधि, दूसरा विकल्प है दीर्घ संधि, तीसरा विकल्प है व्यंजन संधि और चौथा है विसर्ग संधि। बताओ मित्रों क्या जवाब होगा, बताओ मित्रों क्या जवाब होगा। केवल और केवल दीर्घ स्वर संधि। क्यों होगी, इसका कारण सुनिए। एक शब्द चाहे एक से ज्यादा स्थानों से टूटता हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन देवनागरी लिपि का एक नियम होता है कि यह वाम दिशा से लिखी जाती है और वाम दिशा से ही पढ़ी जाती है। वाम का मतलब बायां, वाम का मतलब क्या होता है, बायां। अर्थात हम जब देवनागरी लिपि की पोथी पढ़ते हैं यानी कि पुस्तक खोलते हैं तो इसका बायां कवर ही पहले खुलता है, ये बायां कवर ही खुलेगा। पृष्ठ में भी हम लाइन शुरू करते हैं तो बाईं तरफ से दाईं तरफ चलती है, बाईं तरफ से दाईं तरफ चलती है। जब हम मौर्य काल, जब हम बिल्कुल बिल्कुल मौर्य काल, गुप्त काल पढ़ते हैं तो बहुत सारी लिपियां हमारे सामने आती हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमेक, ग्रीक, ये लिपियां हैं। इसमें एक देवनागरी लिपि की हम बात करें तो देवनागरी लिपि जो ब्राह्मी लिपि के बाद की लिपि है उसी से बनी हुई मानी जाती है। तो इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है क्या, देखो इसकी पोथी बाईं दिशा से खुलती है, बायां पृष्ठ ही पहले खुलेगा, फिर इसकी लाइनें बाईं तरफ से शुरू होती हैं, दो चीजें। तीसरी बात, इसका शब्द पढ़ा भी बाईं तरफ से ही जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है कुछ, हमारा बायां इसी शब्द का भी बायां होगा तो बाईं तरफ से पढ़ा जाएगा। ऐसे नहीं कि आप इसको से और इधर से पढ़ना आरंभ करो। जैसे गणित की संख्याओं का निर्धारण करते हैं ना कि इकाई, दाई, सैकड़ा, दाईं तरफ से आरंभ करते हैं, लेकिन वाम दिशा का मतलब बायां होता है। बाईं तरफ से आप इस शब्द को पढ़ते हो, पहले शब्द जहां से टूट रहा है, पहले शब्द जहां से टूट रहा है, आप उसका वही संधि का नाम चयन करोगे। आपने इस शब्द को पढ़ना आरंभ किया और शब्द पहले कौन सी संधि से टूटा, स्वर से। अब आगे चाहे कोई सी संधि लगती हो, यही वाली बात यहाँ भी है ना। उदय में भी देखो, बानु प्लस उत प्लस अय आ जाए तो व्यंजन संधि, और बानु प्लस उदय प्लस अय आ जाए तो अयादि संधि। तो अब अपने को ऑप्शन मिल जाए दीर्घ संधि, तो करनी कौन सी है, दीर्घ ही करनी है। क्यों, क्योंकि शब्द आगे से जहां से टूटता है उसको टूटने दो, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इस प्रकार के विच्छेद देकर के प्रश्न पूछता नहीं है, क्योंकि विभाग भी तो पेपर में उठने वाले विवादित प्रश्नों का बचाव चाहता है। वह भी चाहता है कि वैकेंसियां ऐसे उलझती ही न रहें, साफ सुथरी वैकेंसी निकालनी होती है, ऐसे प्रश्नों से बचते हैं। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आएगा नहीं, आ सकता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है, लेकिन फिर इस प्रकार के विकल्प नहीं होते हैं। और यदि विकल्प आपको दे दिए जाएं तो केवल और केवल दीर्घ स्वर संधि ही इसमें चयन करना है। इसके अलावा यदि आप कुछ भी चुनते हो तो असफलता के जिम्मेदार स्वयं होंगे, आप उत्कर्ष टीम को कुछ नहीं कह सकते। आगे बढ़ सकता हूं, ध्यान देना। एक आता है वदुक्ति, वधु प्लस उक्ति, वधु प्लस उक्ति। वधु में ऊ बड़ा, उक्ति का ऊ छोटा। मैं बार बार बता रहा हूं, वधु में ऊ क्या होगा, बड़ा, और उक्ति का ऊ क्या होगा, छोटा। वधु का कथन, हाँ बिल्कुल, भूपरी, भूपरी। चलो एक शब्द आपके सामने मैं लिख रहा हूं, फिर समझ में आने लग जाएंगे। जैसे मान लीजिएगा मैंने शब्द लिखा भूष्मा, मैंने शब्द लिखा है क्या, भूष्मा। मैंने शब्द लिखा भूधर्व या भूर्ध्व। यह क्या है, भूधर्व है या भूर्ध्व है। रेप का रह वर्ण जिस वर्ण के ऊपर लिखा जाता है उससे पहले उच्चारित होगा भू रे ध, भूर्ध्व। क्या होगा, भूर्ध्व, बिल्कुल। एक शब्द और आता है सरयूर्मी, सरयू प्लस ऊर्मी। ऊर्मी का मतलब होता है मित्रों लहर, सरयू का मतलब छोटे सरोवर या तालाब की लहर, ऊर्मी का मतलब लहर होता है। लघु ऊर्मी, लघु, लघु मतलब छोटी, ऊर्मी का मतलब वही लहर। एक और शब्द आता है चमुत्तम। चमू का शाब्दिक अर्थ होता है सेना, चमू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सेना। चमू प्लस उत्तम बराबर चमुत्तम, चमुत्तम। चमू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सेना, सेना में जो उत्तम है चमुत्तम। एक आता है चमूर्जा, सेना की ऊर्जा, चमूर्जा, चमूर्जा यानी कि सेना की ऊर्जा। चमू प्लस ऊर्जा। आपको बता दूं, चमू में ऊ बड़ा और ऊर्जा का ऊ भी क्या होता है, बड़ा होता है। समझ तो रहे हैं आप बहुत अच्छे से। तो ये अब तक हमने जो पढ़े हैं, बात कर रहे हैं कौन सी संधि की, दीर्घ संधि की। बात कर रहे हैं कौन सी संधि की, दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा कि यदि ए आ, ई बड़ी ई और ऊ बड़ा ऊ, यदि ए आ, ई बड़ी ई और ऊ बड़े ऊ के बाद
समान स्वरों का योग हो तो ये दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं, ये दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं, यानी कि ए आ में बदलेगा, आ में बदलेगा, ई बड़ी ई में बदलेंगे, और ऊ और बड़ा ऊ वाला समूह किस में बदलेगा, बड़े ऊ में बदल जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो 3 फॉर्मेट आए, कौन सा, कि ए और आ के साथ में यदि ए और आ का योग होता है तो क्या बनता है, आ बनता है, जो हमने एक उदाहरण से स्पष्ट भी किया है, अन्य उदाहरण भी हमारे सामने आ चुके हैं कि ए या आ के साथ में ए या आ का योग होता है तो क्या बनता है, आ बनता है। उसके बाद में हमने बात की कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद में छोटी ई या बड़ी ई का योग हो तो हमेशा परिणाम क्या प्राप्त होगा दोस्तों, हमेशा परिणाम हमेशा क्या प्राप्त होगा, बड़ी ई ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, बड़ी ई ही प्राप्त होगा, बड़ी ई ही प्राप्त होता है। जो भी हमने कौन सी संधि में पढ़ा है, दीर्घ संधि में। अन्य उदाहरणों की बात भी हमने की है, कविंदर, रविंदर, कविश्व, कविश, महतीचा, नारीश है, गौरीश, नारीश्वर, फणीश, फणींदर, खूब सारे शब्द आते हैं, लक्ष्मी चा में तीचा फणिंदर आता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है क्या, कि समान स्वर यदि योग करते हैं तो दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। और इसी कड़ी में अंतिम स्वर समूह जो पढ़ा है वो कौन सा है, ऊ या बड़े ऊ के बाद में ऊ या बड़े ऊ का योग हो, परिणाम क्या प्राप्त होगा, बड़ा ऊ प्राप्त होगा। परिणाम क्या प्राप्त होगा, बड़ा ऊ प्राप्त होगा। जैसे बानुदय, वदुल्लास, वदुक्ति, भूप्री, भूष्म, बुधर्व, भूर्ध्व, सरयुर्मी, लघुर्मी, सिंदूर्मी, सिंधु प्लस ऊर्मी, सिंधु प्लस ऊर्मी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छे शब्द हैं ये, सिंधु उर्मी, लघु उर्मी, चमुत्साह, चमुत्साह, चमूर्जा, चमुत्तम, बहुत प्रकार के शब्द हैं। बहुत बहुत ज़्यादा उदाहरण आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, आप टेंशन न लें, आप केवल इस चीज़ को समझे कि कंसेप्ट क्या कह रहा है। और इस प्रकार के जो मैंने उदाहरण आपको हाथों हाथ बताए हैं, इनका आपके दिमाग में भी छेद चलता रहना चाहिए। ये पहली बात थी, पहला प्रकरण जो हमने